अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं सैयद दारा शको हाशमी, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ख़ुद भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा वो ट्रेनर हैं और यूथ को ट्रेनिंग्स देते हैं। तो आइए उनसे उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर और उनकी सलाहियतों के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मुआविया, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि एक ही शख्सियत जो इतनी हमाजाहत है, तो इसके लिए आपने ज़ाहिर बड़ी मेहनत की होगी। असल में तारीख़ में एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा है, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हूँ। उसका नाम है लियोनार्डो डिविंची। डिविंची ने दुनिया का शायद ही कोई काम ऐसा था जो ना किया हो। वो फिजिसिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, स्कल्पचरर भी था, पेंटर, आर्टिस्ट। तो मैंने सोचा कि वाई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वन पर्टिकुलर थिंग, वाई नॉट एक्सप्लोर फर्दर थिंग्स। हेंस ये वाला रूट ले लिया जिसके अंदर बिजनेस भी है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग एलिमेंट भी है, जिसके अंदर ट्रेनिंग भी है और एक्टिंग भी है। और कितनी उम्र से आपने इस सिलसिले को स्टार्ट किया? एक्टिंग के बारे में अगर कहा जाए तो पता नहीं, किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, तो मुआविया मैंने उनसे कहा कि द मोमेंट माई मदर कंसीव्ड मी, आई थिंक दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल बी एन एक्टर। ज़बरदस्त। बट वो होता ये है कि चूंकि हम जिस माशरे में रहते हैं तो उस माशरे के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। वो कहते हैं ठीक है तुम एक्टिंग तो करते हो लेकिन कमाते कहाँ से हो। तो वो उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी अरसे तक जो है वो चलता रहा। लेकिन आई बिलीव 2021 या 20 के टाइम पे जब कोविड हिट हुआ था, तो उस वक्त जियो टेलीविजन ने मुझे फिर मौका दिया था। क्रुलोस उस्मान में जो मेन विलन का किरदार अदा किया था मैंने एज अ वॉइस एक्टर। दैट्स ग्रेट। वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गया एंड देन आई एंडेड अप डूइंग 3 ड्रामास एंड अ फ्यू फिल्म्स। आपको पहली बार कब ये एहसास हुआ, यानी आर्टिस्ट तो आप समझते थे कि आप में वो गट्स हैं, लेकिन आपको पहली बार ये कब एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ बड़ी कीमती और इससे कोई काम लिया जा सकता है? यार मुआविया, मैं एक बात बताऊं, बचपन में ये सुनने को बहुत मिला कि तुम बहुत बोलते हो, खामोश रहो। और फिर ये भी कहा गया कि आवाज़ भाई बड़ी तंग होती है, कानों में बच्चों को हमेशा सना भी किया जाता है ना, खामोशी कराया जाता है, चुप करो। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कभी इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब सोचा नहीं था। जब 2012 में मैं इंग्लैंड में था, 11 की बात है गालिबन, तो वहाँ का एक निजी रेडियो चैनल था। उस ज़माने में मेरी शायद छुट्टी हुई भी थी, कोई बात थी, तो मैंने उनको वैसे ही फ़ोन कर लिया। मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो एज ए प्रेजेंटर आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली फ़ोन पे कहा कि ज़रा 2-3 मिनट तक मुझसे बात करते रहें। मैं करता चला गया। अगले दिन बुलाया। वहाँ पे मैंने कोई 12 या 14 महीने उस रेडियो जो चैनल था उसके ऊपर मैंने प्रेजेंटिंग की, विच वॉज अ रिलेटिवली बिगर चैनल। वहाँ से मुझे शायद अंदाज़ा होने लगा कि यार शायद आवाज़ में दम है। और अब मल्टीपल चैनल्स के ऊपर, डिजिटल के ऊपर बहुत सारे एड्स हैं जो मेरी आवाज़ में चल रहे होते हैं। उनकी आवाज़ में काफ़ी वेरिएशंस हैं, एक सर्टेन आवाज़ नहीं है। और एज ए वॉइस आर्टिस्ट ये आपकी घुट्टी में आ जाती है बात कि यू कैन फ्लक्चुएट योर वोकल्स हियर एंड देयर। तो फिर वो चीज़ को मैंने अपना, कहना चाहिए ना, एक रोज़गार का जरिया भी बना लिया। अच्छा, यू चैनल ने जब आपको मौका दिया तो वो ज़ाहिर टर्किश ड्रामे थे जिनको डब करके और ट्रांसलेट करके पेश किया जा रहा था। तो ये जो कैरेक्टर आपने सिलेक्ट किया, खुद किया या उनकी तरफ से ऑफर आई थी कि आप इस कैरेक्टर की आवाज़ जो है वो आपकी होगी? असल में हुआ ये कि मेरा ना एक हैशटैग चलता है जिसको कहते हैं 30 सेकेंड्स क्लास। वो लिटरली 30 सेकंड का लेक्चर होता है और वो ख़त्म हो जाता है दैट्स इट। तो वो कहीं रोटेट होता हुआ वहाँ पहुँच गया। हमारी एक दोस्त थी, उन्होंने उनके साथ, उनको शायद भेजा होगा या स्टेटस पे लगाया, उन्होंने इनको कॉल कर दी कि ये लड़का तो खैर नहीं, आदमी कौन है, इसको बुलाइए। उन्होंने हमें बताया, हमने कहा ठीक है हम पहुंच जाते हैं। जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि यार ये जो कैरेक्टर है इसके लिए मैंने कोई 5 या 6 वॉइस आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर दिया, इन द सेंस कि उनकी आवाज़ मैच नहीं कर रही। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे कैरेक्टर का पर्सोना दिखाइए, मुझे उसकी खदोखाल और चेहरा और उसका फिजिक वगैरह दिखाएं। तो दे शोड मी द कैरेक्टर विच वाज काराशमन तोगय। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 2-3 मिनट। तो बहुत मशहूर किरदार है, बहुत मशहूर, क्योंकि मेन विलन था, नोयान का बेटा था ये। तो मैंने पहली आवाज़ निकाली तो उन्होंने कहा नहीं यार और बताओ। जब मैंने दूसरी आवाज़ निकाली तो दैट्स व्हेन दे वर लाइक यार ये हमें चाहिए, तुम ये कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर मैंने पूरा सीजन जो था वो इस आवाज़ में निकाला। अच्छा, मल्टीपल जो वॉइसेस हैं, ज़ाहिर वॉइसेस का चेंज ओवर, उस पर आपको कमांड है किसी हद तक? यानी आप एक आवाज़ से जो रूटीन से मुख्तलिफ निकालते हैं, ठीक है, आवाज़ का खूबसूरत होना एक नेमत है,
लेकिन जब आप एक आवाज़ को बन के निकालते हैं तो फिर उस स्पेस को कायम रखना एक पूरे ड्रामे में वही आवाज़ आपकी जाए, ये मेहनत तलब काम नहीं है। बिल्कुल है, इसीलिए इसको एक्टिंग कहते हैं और इसीलिए एक्टर्स जो हैं वो हाईली पेड होते हैं, क्योंकि वो स्किल सेट ऐसा है कि आपने कंटिन्यूशन में रखना है उसको। अभी किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, अब आपकी आवाज में खनक है, उसने डिप्रेसिंग सीन दिखा दिया आपको, तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन, यू हैव टू अंडरगो दैट थिंग। जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा होता है कि हम एक केज में चले जाते हैं एज एन एक्टर, और फिर उस केज के अंदर रहने के बाद उस कैरेक्टर को जीते हैं। फिर जब हम बाहर आते हैं तो कभी कभी हमें उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए कई महीने लग जाते हैं। बट मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है ये था कि शुरू में स्ट्रगल हो रही थी, क्योंकि वो सही कहा आपने कि आवाज़ बिल्कुल अंदर से ऐसे, तो वो कॉन्स्टेंटली वो मेरे साथ मुस्तकिल कॉफ़ी और पानी रखा होता था, क्योंकि यू हैव टू कीप योर सेल्फ उसको तर रखना है गले को। हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मौसमों के बदलते बदलते जब ड्रामों की रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो आप अपने खाने पीने पे भी फोकस करते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि उन दिनों गला ही पकड़ा जाए और रिकॉर्डिंग्स आपकी पीक पे हों? ऐसा बिल्कुल है, और आवाज़ की दुनिया के जो लोग हैं या जो अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने से आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप उनका ख्याल करें तो स्काई इज गोना बी द बिगिनिंग नॉट द लिमिट। उसमें एक चीज़ ये है कि ठंडा पानी बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से खारिज हो जाए, तली हुई चीज़ें जितनी ज़्यादा कम हो उतना बेहतर है, चावल कम से कम इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि चावल का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आपकी आवाज़ के अंदर जिसका अमल दखल हो जाता है, तगय्युर लाता है, उसमें चेंज लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मुआविया कि अपनी सांस को कंट्रोल रखने का जो एलिमेंट है और अल्फाज की अदायगी, वो चीज़ को खूबसूरत बना देती है। हमारे अक्सर लोग बोलना तो जानते हैं, बात करना नहीं जानते, बोलते चले जाएंगे। That takes us to the other part of my business, which is corporate training of communication skills. अक्सर लोग कहते हैं नहीं यार बोलना आता है हमें, हमें मत बताओ। मैं कहता हूँ अब मैं बोलने की तो बात हो ही नहीं रही, मैं तो बात करने की बात कर रहा हूँ। There are two different things, right? Say it's another art. तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, बातचीत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत के अंदर आपको अल्फाज का और आवाज का इस्तेमाल बहुत कम करना होता है, सुनने का और देखने का इस्तेमाल ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ तो जब यहाँ से शुरू होती है बात तो वो खत्म ही नहीं होती, जिसकी वजह से आवाज की पिच बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर अब वो जब आप स्पीड अप हुए, आप एक्साइटेड हो गए, तो आपकी आवाज में वो एक जो कहना चाहिए ना एक ग्रिट था, जो एक कहना चाहिए जाज़बियत थी, वो गायब हो गई। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा बोला जाए तो बंदा महफिल पूरी को कैप्चर कर लेता है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ज़्यादा बोलना इंसान की शख्सियत को डंप करता है या उभारता है? चले, मेरा आपसे और आपके सामईन से सवाल है, आप लोग अक्सर महफिलों में जाते हैं, आप किस शख्स की जानिब ज़्यादा खिंचते हैं, जो बेइंतहा बोल रहा है? नहीं, जो ज़्यादा खामोश तब है। Exactly. उसकी शख्सियत में एक पुरअसरारियत होती है, और उसकी समटाइम जो मुख्तसर कलामी है ना, वो मेरे जैसे ज़्यादा बोलने वालों पे वो हावी हो जाती है। देखिए, उसमें बात ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मैं नज़र में आऊँगा तो मुझे लोग अच्छा जानेंगे। You have to make sure that people feel your absence and your quietness as well. अगर कोई आपकी खामोशी को नहीं समझ पा रहा या सुन पा रहा, इसका मतलब है कि फिर आपका होना ना होना बराबर है। तो कई दफ़ा लोग आपको खुद कहेंगे, यार मौविया आप बताइए क्या ख्याल है आपका इस बारे में, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ऐसा ना हो ना लोग कहें यार दाराशा को खुदा का वास्ता अब तू चुप हो जा, अब बाकियों को मौका दे दे बोलने का। नाउ दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, बोलना है आपने, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, बेसिकली आपकी आईज हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, आपका यानी फोरहेड है, आपकी आईब्रोज हैं, आपके ओवरऑल जो बॉडी जेस्चर है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ एडिशन करता है? बेइंतहा हमारे यहाँ अक्सर लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगेट कर जाते हैं, और बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो वो अक्सर दफ़ा 90% ऑफ द टाइम दे गेट बैक विद द सेम रिस्पॉन्स, विल लेट यू नो, हम आपको बताएंगे। वो पता नहीं कब बताएंगे। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके वोकल्स कुछ कह रहे होते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है। हालांकि कहने को तो वो बंदा कह रहा होगा नहीं सर मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा हुआ था, ऐसे आर्टिफिशियलिटी आ जाती है, मसनूइयत आ जाएगी। वो कह रहा है नहीं सर मैं तो जोश और जज्बे से लबरेज था। क्यों भाई, रिश्ता लेने गए थे, अपना जॉब लेने गए थे ना, रिलैक्स। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अब उसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपका हाथ मिलाने का तरीका कैसा है, आपने जब एग्जिट लिया है तो कैसे लिया है, एंट्रेंस कैसे थी,
ईच एंड एवरीथिंग काउंट्स। क्योंकि माविया मजे की बात यह है कि हमारे अल्फाज को तो पता है कि झूठ कैसे बोलना है, हमारी बॉडी को नहीं पता। और अगला बंदा आपकी बॉडी लैंग्वेज पिक कर जाता है, अगले बंदे की प्रेजेंस या एब्सेंस आपको फील हो जाती है कि यार ये कुछ बात जम नहीं रही, आई कैन फील इट, देयर इज समथिंग मिसिंग। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके अल्फाज हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर उसका मिसमैच हो रहा है तो वो देखने वाला ज़रा है, उसने आपका इंटरव्यू तो नहीं लिया, वो 500-700 लोगों के इंटरव्यू ले चुका है। एग्जैक्टली, उसके लिए तो वो जज भी नहीं कर सकता कि आप क्या हैं। अब उसके लिए तो ये उसका रोजी रोटी है ना, तो वो तो देखते ही विद इन 7 सेकंड्स उसको पता चल जाएगा कि यार इसको मैंने हायर करना है, इसको मैंने एग्जिट देना है। मैं चूंकि एजुकेशन सेक्टर में एक लंबा वक्त गुजारा, अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स पोजीशंस थी, प्रिंसिपलशिप वगैरह ये वो, तो उसमें ये था कि हम इंटरव्यूज़ करते थे। तो देयर अ टाइम केम कि मैं अपने साथ बैठे हुए पैनल के लोगों से कहता था कि एक फ़र्द अगर दरवाज़ा खोल के अंदर आ रहा है इंटरव्यू के लिए, वो जितनी देर में दरवाज़ा खोल के बैठता है ना सीट पे, तो मैं ऑब्जर्व कर चुका होता हूँ कि ये जॉब हमसे लेके जाएगा या नहीं जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज की इतनी अहमियत है, आपके अल्फाज आप ना भी बोलें तो आपका बैठना, उठना, देखना, चलना फिरना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जज होती हैं। अच्छा, जो कैंडिडेट है वो ये समझ रहा होता है कि मैं बोलूँगा, मैं बात करूँगा तो मैं शायद आगे इम्प्रेस करके आ जाऊँगा, उसका रोल है, लेकिन सेकेंडरी है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक टिप देता हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे। ये देखिए कि अल्फाज जो आपका इंटरव्यूअर है वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो फीलिंग्स के ऊपर जाता है, क्या वो विजुअल्स के ऊपर जा रहा है, या क्या वो ऑडिटरी है, यानी कि वो आवाज की दुनिया का बाशिंदा है। होता क्या है माविया कि अगला बंदा हमसे सवाल कर रहा है पिक्चर्स की वोकैबुलरी पे, वो विजुअलाइजर है और वो विजुअलाइज करता है चीजों को। आप जवाब दे रहे हैं उसको फीलिंग्स के ऊपर, तो वो करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि वो यहां से सॉकेट आ रहा है, आपका प्लग यहां से जा रहा है, वो पास नहीं। अब आप कह रहे हैं यार मैं जवाब तो सही दे रहा था, और वाकई आप सही दे रहे थे, लेकिन आपने जो वोकैबुलरी यूज की, जिसके अंदर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए था फीलर्स के ऊपर, जो वो बंदा है या वो ऑडिटरी है, वो विजुअलाइजर है, आपने वो नहीं की, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। जब वो नहीं कर पाया तो वो कहता है यार कुछ बात जमी नहीं, और वो फिर रिजेक्शन कर देता है। अच्छा, वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट है वो फ्रंट फेस पे तो नहीं आ रहा होता, वो बैकेंड पे बोल रहा है। ऑब्वियसली जब वो खुद अपनी आवाज़ सुनेगा तो उसको खुशी होगी कि यार मैं फ़लाँ कैरेक्टर के पीछे हूँ, लेकिन वो जो एक एहसास है कि आप खुद प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो उससे आपकी जो आवाज़ है उसके कॉन्फिडेंस में कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो समझता हूं कि अक्सर लोग मेरी तरफ शायद मुतवज्जा ही इसलिए होते हैं कि मैंने जैसी आवाज़ निकाली अपनी, तो लोग एकदम से मुड़ के देखते हैं कहाँ से आई है आवाज़। वो एक एलिमेंट है ना, क्योंकि इंसान की लाइफ में और नफ्सियात में आवाज़ का एक बहुत गहरा अमल दखल है। इसलिए इसराफील भी सूर फूकेंगे जो कि एक आवाज़ होगी। यही है, हमने तो यही पढ़ा है, जो आसमानी फरिश्ता है। निकाला आपने। तो आवाज़ का ताल्लुक बहुत गहरा है इंसानी नफ्सियात से। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। और मुआविया, ये मैं आप बताना चाहूंगा यहाँ पे लोगों को कि एक तो होता है फिजिकल पर्सोना, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल हैं, कैसे, खैर मैं तो बालों की बात नहीं करूं तो बेहतर है, लेकिन कैसे कपड़े पहने हैं आप ले सकते। एक होता है वोकल पर्सोना। अब वो वोकल पर्सोना क्या है कि अगला बंदा दिख तो बहुत अच्छा रहा है आपको, उसने जैसे ही मुंह खोला, अरे क्या हाल है भाई, कैसा है, सब ठीक है, ये अब आप कह रहे हैं यार ये क्या हुआ है, यू नो व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। और एक बंदा जो बिल्कुल ही नॉर्मल सा, वाजिबी सा है, लेकिन जब उसने आवाज निकाली और बात करने का उसका तरीका था, आपने कहा यार ये कितना जबरदस्त बंदा है। और ये होता है ऐसी मैंने कई इंस्टेंसेस पे ऐसा देखा है कि जहां पर एक बिल्कुल ही वाजिबी सी शख्सियत का बंदा, जिसको वो समझ ही कुछ नहीं रहा कि यार ये कौन है, वो जब आके बैठा और उसने बातचीत शुरू की तो सब मरूब हो गए। उन्होंने कहा यार बहुत ही बेहतरीन है, काबिल इंसान है, लेकर आओ उसको। जबरदस्त। तो वोकल पर्सोना के ऊपर भी आपने उतना ही एफर्ट और उतना ही काम करना होता है जितना आप फिजिकल पर्सोना के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, अभी तक आपने जितने कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर दिया है उसमें से सबसे इम्प्रेसिव या आप कहें कि सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा कैरेक्टर हुआ? दिस वाज द वन। अच्छा, क्योंकि इसके अलावा मैंने वॉइस ओवर जो दिए हैं वो एड्स में दिए हैं, कमर्शियल्स में। मैंने 3 और टर्किश ड्रामे किए थे, लेकिन फॉर सम रीजन वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो सका,
और मैंने उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार ये हो नहीं पाएगा। अभी भी मुझे कॉल आई थी कुछ अर्से पहले कि उसी का एक सीक्वल आ रहा है और क्रूलस का, तो तुम 3 कैरेक्टर्स उसमें से उठा लो क्योंकि तुम्हारी आवाज में वेरिएशन है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। मैंने कहा नहीं यार आई कांट डू दैट। अच्छा, एज कंपेयरिंग टू एक्टिंग यानी फिजिकल प्रेजेंस, ये जो वॉइस ओवर है इसमें टाइम कंजम्पशन कम है, यानी आप जाएं स्टूडियो में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं, या इसमें भी वैसे खजल होना पड़ता है जैसे आर्टिस्टों को पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात? देखिए दोनों, अच्छा मैंने दोनों कर लिए। मैंने ये जो जियो पे अभी मेरा लेटेस्ट ड्रामा आया था जिसको बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जन्नत से आगे, उसमें भी किरदार था और ये वाला भी था। दोनों में एफर्ट बहुत है, इसमें वॉइस में एफर्ट ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि एक्टर सामने चेहरा आपको, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन चल रही होती है, तो आपने उसके एक्सप्रेशंस को देखकर अपनी वॉइस की मॉड्यूलेशंस को देखना होता है। अब जिस तरह वो खड़ा हो रहा है तो खड़े होते हुए एक आवाज में एक थ्रो आएगा, वो बैठ रहा है, वो लेट रहा है, तो आपने उस हिसाब से फिर गुस्सा है, खुशी है, डिप्रेशन है, एग्रेशन है, एग्जैक्टली तो हर जो परफॉर्मेंस है या हर बदलता जो इंसान का एक पोस्चर है उसका वॉइस ओवर डिफरेंट है, और उसकी पिच जो है बिल्कुल वो कम ज्यादा होती रहेगी। अब मिसाल के तौर पर उसमें कुछ सीन्स में वो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, अब लेट की आवाज जो है वो थोड़ी डेप्थ में चली जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी आवाज इतनी डेप्थ में थी तो उसको करना एक चैलेंज था। बट मैंने उसको कॉन्स्टेंटली क्या कहते हैं उसे प्रैक्टिस में रखा था, क्योंकि मैं दिन में कोई 25-100 दफा या तो उसकी आवाज निकाल रहा था व्हेन आई वाज एट होम। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा यार अब मैं जब इसको कर ही रहा हूं, एज प्रोफेशन इसको मैं परस्यू कर रहा हूं, तो व्हाई नॉट। And then comes a part of my family, my wife and my sons, and they're super supportive, mashallah. So they were like, yeah, that's perfectly fine. So that took me to another podium altogether, जो कि मैं international projects इस वक्त कर रहा हूँ 2। उनमें एक जो बहुत बड़ी फिल्म है जो जिसमें मुझे मेन विलन का किरदार मिला हुआ है। अच्छा, I don't do heroes and stuff, वो obvious सी बात है, तो आई डू विलन्स मोस्टली। इंग्लैंड में भी मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स की थी, वो भी मैंने विलन का किरदार किया था। पाकिस्तान में भी जो शॉर्ट फिल्म्स अब तक की हैं, एक तो विलन के अंदर काफ़ी एक्सपोजर इस सेंस में होता है कि यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट कैरेक्टर। हीरो बेचारा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे खेल रहा होता है, मिस्टर नाइस गाय है, कहते नहीं यार, तो वो नेगेटिव को करने में एक बड़ा एक चैलेंज भी होता है, मज़ा भी आता है। अच्छा, हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के या बरे सगीर की जो सोसाइटी है उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, और कुछ आप कह लें कि चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन गई हैं। वो दुरुस्त हैं या गलत है, लेकिन बाहर से चीज़ें हैं ना मार्केट में, हम उन चीज़ों की बुनियाद पे आप कह लें कि हम इफ़ेक्ट भी होते हैं। मसलन ये कहा जाता है कि जो आर्टिस्ट हैं या ये जो लाइन है, ये जो इंडस्ट्री है, वो शायद कोई इतने अच्छे लोग नहीं होते। तो आप चूँकि इस फील्ड में हैं और आप एक तवील अरसे से ये सारा कुछ देख रहे हैं, शोहरत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, तो क्या आम सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है उस दर्जे की? नहीं, अगर मुझे कोई कहे कि इसमें वाकई अच्छे लोग नहीं होते, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझसे ज़्यादा ख़राब इंसान तो आपको मिलेगा नहीं लाइफ में। सही। वाई वो किसने कही थी बात? बानो कुदसिया ने कही थी कि हर किसी को सफाई मत दिया करो, तुम इंसानों झाड़ू नहीं हो। क्या बात है। हमारे यहाँ हर किसी को मिस्टर नाइस गाय या मिस नाइस गर्ल बन के अच्छी बुक्स में आना है, क्यों? कोई मुझे कह रहा है गाली देंगे, अभी तो चूंकि हम ऑन एयर जाएंगे तो मैं गाली नहीं दे रहा, लेकिन आप समझ गए कौन सी वाली गाली है। वो गाली देता है, मैं उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करके कहता हूँ कि नहीं आपने गलत कहा, ये वाली गाली मुनासिब है, इस किस्म का आदमी हूं मैं। अब वो कह रहे हैं कि मीडिया में गलाजत है, पता नहीं कास्टिंग काउच होता है, पता नहीं किस किस्म की खराफात होती हैं। उससे ज्यादा खराफात मुझे ऐसी ऐसी जगहों पे नजर आती हैं, और आपको भी नजर आएंगी, जिनमें कई सारी ऐसी जगहें जिन पे इन चीजों का जिक्र करना भी गुनाह में आ जाता है। ऐसी मैं बहुत नपे-तुले अल्फाज में इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में मैंने पढ़ाया कोई 6-6.5 साल, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है। मैंने वो खराफात यहाँ ज्यादा देखी हैं इंडस्ट्री के अलावा। इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि वो खुल के सामने आ रही है ना, हर कोई उसमें कपड़े उसने ऐसे पहने हुए, एवरीवन हैज द एक्सेस टू गॉट द कमेंट्स एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो उसमें आगे बात कर लेते हैं कि जी ऐसे ऐसे। लाजत आपको बैंकिंग में भी नजर आएगी, एजुकेशन में भी नजर आएगी, कहाँ नहीं नजर आएगी। तो अगर कोई कहे मुझसे कि नहीं आप सही, मैं कहता हूँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ योर लाइफ। जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
अच्छा दराश को ये बताइए कि आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है इसको आप मेंटेन रखने के लिए ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते होंगे, जैसे आपने खुराक का बताया और बाकी खाने पीने का भी। तो इसके अलावा कोई एक्सरसाइज भी है, जैसे योगा है या कुछ और एक्सरसाइज जिनके ज़रिए से आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो? देखिए, अगर आपने 2-2.5 साल पहले मुझे देखा होता ना मुआविया, तो मेरा वजन उस वक्त 120 किलो से ज़्यादा था। इस वक्त मैं 80 के आसपास हूँ, 80-81, और उस वक्त मेरी कमर कोई 47-48 इंच की थी। ओके राइट, एंड इट्स अ फैक्चुअल थिंग। इफ आई शो यू माय पिक्चर्स यू विल बी लाइक, ये हामला मर्द कहाँ घूम रहा है, इसको पकड़ो। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। उसमें जब मैंने कहा जब मैं वॉइस एक्टिंग कर रहा हूँ तो व्हाई नॉट गोइंग ऑल इन। तो मैंने फिर एक पूरा रिजीम तैयार किया एंड आई वाज फॉलोइंग दैट रिजीम सिंस टिल डे। आई मीन अभी भी कॉफी जो मैं पी रहा था वो उसमें चीनी नहीं थी, चीनी बिल्कुल खत्म की हुई है, चीनी, वाइट नमक वगैरह सब खत्म है। तो उससे आपकी जो फिजिकल पर्सोना वो चेंज होना शुरू होता है, जिसका असर आवाज पे पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि आपकी देखिए ना, गला है ना, अब ये मसल्स हैं, इसके आसपास बेइंतहा फैट जमा हुआ है, तो आपके फैरिंग्स, ये जो आपका गला है, वोकल कॉर्ड्स हैं, इनको खुलने का मौका नहीं मिल रहा सही से। जब वो खुलने का मौका नहीं मिल रहा, वो बेचारे स्क्वीज हो गए, तो आवाज तो गई। अब वो कुछ और बातें भी हैं जिनको हम नहीं रेकमेंड कर सकते। अल्कोहल का एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है, लोग कहते हैं जी अल्कोहल पिए, हम या तो हम नहीं कह सकते कि पिए, अल्लाह माफ करे। तो हम फिर क्या करते हैं कि फिर वो ठंडा पानी, मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने लास्ट टाइम कब पिया था, मैं नहीं पीता। मैं क्या कहते हैं, चिकनी चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, चावल, ये सब चीज़ें, क्योंकि आवाज़ का उससे एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके लिप्स की एक्सरसाइजेज हैं, आपकी टंग की एक्सरसाइजेज हैं, आपकी जो जुबान है उसकी मूवमेंट की एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आवाज़ तो बहुत बाद में आती है, उसका तलफ़ुज़, उसकी अदायगी, सांस का उतार चढ़ाव, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ ब्रिलियंट पर्सोना ऑफ वोकल। यानी एक सुपर वॉइस जो डेवलप होती है उसके पीछे कुछ और भी efforts हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो कहते हैं यार हम भी चाहते हैं कि हमारी भी आवाज बहुत अच्छी हो जाए, बिल्कुल आपकी होनी चाहिए, लेकिन आर यू विलिंग टू पुट दैट एफर्ट इन? आर यू विलिंग टू लेट गो ऑफ बिरयानी एंड पुलाव एंड यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स? नो, यू आर नॉट। तो जब आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, यू नो, फॉर बिरयानी तो दिस नेशन कैन डाई। यार मुझे बहुत टाइम हो जाता है मुआविया खाए हुए बिरयानी, मुझे नहीं याद अभी लास्ट टाइम मैंने बिरयानी कब खाई है, ऑनेस्टली। अब मैं वो करूं या ये करूं? वो कहते हैं ना, द बिगर द सैक्रिफाइस द बिगर द रिवॉर्ड। अच्छा, आपकी जो वॉइस ओवर है टर्किश ड्रामे की, उसके थोड़े से शॉर्ट्स तरह देना ऑडियंस के लिए। अब मुझे इस वक्त डायलॉग्स तो याद नहीं है, लेकिन मैं आवाज वैसे ही बना के बता देता हूं आपको। उसकी आवाज कुछ इस तरीके से थी जिसका नाम कारा शमन तोय था। क्या बात। तो अब वो एक आवाज, क्योंकि वो ग्रिट यहां से आता है, ऐसे ही, लेकिन उसमें कुछ डायलॉग्स इतने लंबे थे कि वी हैड टू, आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एड्स तो कर रहा था, लेकिन इस तरह कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करके और ये आवाज निकाल कर, that was another ball game altogether, but we did it, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी जियो के जिस प्रोग्राम का आपने तज़किरा किया, ड्रामे का जिसको अवार्ड भी मिला है, उसमें आपका रोल क्या था? उसमें मेरा रोल था एक ढोंगी आमिल का। ओह, उसमें ये भी कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी का। यस, एब्सोल्युटली, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसके बगैर और इसमें भी हम बात नहीं कर सकते। नब्बे तूने अल्फाज में घंटा लग जाएगा। हो। वो किरदार था जिसके अंदर मुझे उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है और इसमें आप प्ले कर सकते हैं। उससे पहले मुझे जो किरदार ऑफर हुआ था, वो उस ड्रामे के अंदर एक चैनल का सीईओ है, वो किरदार मिला था, लेकिन फॉर सम ऑड रीजन वाई वो परसू नहीं हो सका। तो मुझे फिर वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनका फोन आया, उन्होंने कहा यार ये किरदार है, कोई कर नहीं रहा है, लेकिन देख लो अगर कर सको तो। मैंने पूछा किरदार क्या है भाई? देन शी वाज लाइक, एक ढोंगी आमिल का किरदार है। मैंने कहा मतलब? कहते हैं वो तुम्हारी, अच्छा उस वक्त मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, मैंने बड़ी की हुई थी, इत्तेफाक की बात है। उन्होंने कहा यार तुम्हारी दाढ़ी भी बिल्कुल ठीक लग रही है, आई थिंक यू कैन बी एबल टू पुल इट ऑफ। मैंने कहा ठीक है। हम सेट पे पहुंचे, उन्होंने क्या मेकओवर दिया है, और मतलब यूं समझो वो जो पूरा ड्रामा था उसमें वो आमिल ने जो तावीज दिया है, उसकी वजह से पूरा ड्रामा जो था वो एक मुख्तलिफ सिमत में जाके कहीं और ही पहुंच गया था। उमैर अहमद का ड्रामा है, हसीब हसन साहब ने उसको डायरेक्ट किया है, और जहां तक मुझे खबर मिली थी तो बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का शायद उसको अवार्ड भी मिला लास्ट ईयर 2023 में। तो वो अब एक और के लिए हम पर तोड़ रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट आ गया है हमारे पास, तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और 2 आई विल बी मूविंग टू कराची टू फाइनलाइज द शूट्स। अच्छा, ड्रामे या फिल्में करने से आपकी जो वो जिंदगी की एक आज़ादी है,
मतलब आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आप नई जनरेशन जो है उसको एज ए इन्फ्लुएंसर लेके चल रहे हैं, तो वो सब कुछ आपका धरा नहीं रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। आई बिलीव कि जिस लेवल की, जिस तरह आपने बात की कि इन्वेजन हो जाती है, मैंने आप पब्लिक में जा रहे हैं, यू बिकम अ पब्लिक फिगर, पीपल अप्रोच यू, वो अभी उस स्टेज पे मैं पहुंचा नहीं। हाँ, अब कहीं कहीं पे लोग पहचान जाते हैं, वो स्टेज आने में टाइम है, लेकिन अगर वो आ भी गया तो आई थिंक दैट्स अ प्लस थिंग। क्योंकि मैंने कई ऐसे आर्टिस्ट को देखा है, एंड गुस्ताखी माफ, कि रिकग्निशन के लिए बहुत तगोदो करते हैं, जब पब्लिक रिकग्नाइज करने लगती है तो चेहरा छुपा के कट लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग एन अमेजिंग एक्टर और अ पब्लिक पर्सनालिटी। और फिर ये कि अगर आपने आपके अंदर कुछ यानी गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी और कुछ आपने मेहनत करके अगर खुद को डेवलप किया है और आप एक सर्टन स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो आप पीछे आने वालों को ट्रेन करें ना, आप उनको गाइड करें, आप मेंटर बने, बजाय इसके कि आप अपने आप को एक वीआईपी पर्सनालिटी बना के तो आप आइसोलेट हो जाएं सोसाइटी से। देखिए, मैं आपको बताऊं मुआविया, और आई डोंट नो इफ आई शुड टेक द नेम ऑफ दैट जेंटलमैन और नॉट, बट आई विल। पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े और बड़े ही अजीम किस्म के अदाकार हैं और नई नौजवान नस्ल के वो अदाकार हैं, अली सफीना। अब लोग कहते हैं कि मीडिया के अंदर ना लोग सपोर्ट नहीं करते, गाइड नहीं करते। यार, आई एम अ नोबडी ऑनेस्टली। जिस वक्त अली सफीना ने मुझे कनेक्ट करना शुरू किया है, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द गाय। बंदा फोन करता है, भाई ये सीनियर एक्टर यार, आई मीन ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 10-12 इयर्स, मोर देन दैट आई थिंक, मल्टीपल ड्रामाज, मल्टीपल शोज, होस्टिंग, सब कुछ। लेकिन इतना ग्राउंड, इतना डाउन टू अर्थ बंदा बाकायदा गाइड कर रहा है। नाउ दैट इज समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन। हम सुनते तो बहुत कुछ है ना कि लोग काटने आ जाते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट मैं उठाना चाहता हूं कि अभी भी इंडस्ट्री में शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने वालों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे पास जब कोई मैसेजेस आते हैं लोगों के, लड़कों के, लड़कियों के बहुत आते हैं, मैं उनको कहता हूँ आप मोनोलॉग बनाइए, अपलोड कीजिए, चाहे तो मुझे भेज दीजिए, मैं अपने जो मेरे कनेक्शन में लोग हैं मैं उनको भेज दूंगा। अगर उनको आपका काम समझ में आया वो बुला लेंगे। अलमिया ये होता है कि उन एक्टर्स को, या जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको मोनोलॉग का नहीं पता होता। वो कहते हैं ये क्या चीज है। अब मोनोलॉग का मतलब है कि कोई भी फिल्म या कोई ड्रामा है, उसका कोई सीन आप उठाइए और आप एज एन, अगर आप वो कैरेक्टर करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप वो करके रिकॉर्ड करें, लगाइए, भेजिए, देखेंगे आपको कैसे कॉल नहीं आती। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप जब यूथ को कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं तो आपकी फॉर्मेशन क्या है? मेरी जो स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल है फॉर एग्जांपल, तो मैं कभी ये नहीं करता कि मैं एक दिन की ट्रेनिंग दूं, ये मैं नहीं करता। मतलब मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है लेट्स से 4 वीक्स के पैकेज से। अब 4 वीक्स में क्या होगा कि हफ्ते में एक दिन मैं ट्रेनिंग दूंगा 3 या 4 आवर्स की, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही ट्रेनर पहुंचा और उसने 10 बजे ट्रेनिंग शुरू की, 6 बजे वो खत्म कर दी जी, 5-6 लाख रुपए हो गए, थैंक यू, खुदा हाफिज। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट इससे होता क्या है कि वो जो टीम है वो 4 या 5 दिन या शायद हफ्ता बहुत अच्छा काम कर लेती है। 10वें दिन वो टीम जो है वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है, क्योंकि वो एक लर्निंग कर्व है ना, फॉरगेटिंग कर्व है, वो आपका साइकोलॉजी का एलिमेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखें, अगर आप इसको 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स पे स्प्रेड करते हैं, मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। मुझे हर हफ्ते जाना है, मैं तो एक ही दफा में मार के निकल जाता। अब मैं हर हफ्ते जा रहा हूँ, तो उससे मैनेजमेंट क्या देख रही होती है कि हाँ यार वाकई एक हफ्ते के बाद चीजें तब्दील हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो दे कैन सी थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और जब मेरी एसोसिएशन 8, 10, 12 हफ्ते, 16 हफ्ते, एक दफा तो एक क्लाइंट को मैंने 8 महीने की ट्रेनिंग दी थी, जस्ट कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, because the results were there and people would actually see कि यार ये फॉर्मेलिटी नहीं हो रही कि बस 6 घंटे का भाषणबाजी की और निकल गए। नहीं नहीं नहीं, एवरी वीक 2-3 आवर्स, 2-3 आवर्स। अच्छा, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं आपकी कामयाबी के अंदर, लेकिन एक चीज़ क्या आप एग्री करेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो मिसिंग है वो एथिक्स, वैल्यूज़, कैरेक्टर, इन चीज़ों की कमी है हमारे माशरे में। मतलब हम टॉलरेंट नहीं हैं, हमसे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे आपका वजूद नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो मैं अब अपनी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप पे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। उससे ये कि मेरी जो पॉजिटिविटी है वो किल हो रही है और मेरी नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं।
अच्छा, उसमें मैं ये नहीं सोच रहा मेरा नुकसान कितना हो रहा है, मैं आपको डैमेज करके खुश हो रहा हूँ। अच्छा, इस पे भी आपका कोई फोकस है कि आप अपनी ट्रेनिंग्स का इसको पार्ट बनाएं, और आप जो इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी बोलते हैं, कि नॉट एक सिंगल डायमेंशन में आप ट्रेनिंग दें कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों की बेहतर करवा रहे हैं, आप ओवरऑल जो उनकी पर्सनैलिटी है उसकी ग्रूमिंग पे फोकस करें। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, और अगर आप इसकी बुनियाद पे जाएं ना मुआविया, तो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि जो लोग हमें सिखा रहे थे ना, वो बेचारे वो लोग थे जिनको खुद सीखना था। जो पढ़ा रहे थे उनको खुद पढ़ना था। ऐसे ही अब जो सिखाया गया उसने फाउंडेशन नहीं क्रिएट की, जिसकी वजह से एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज, इन सब चीज़ों का एक, कहना चाहिए ना, एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट हो गया। उस माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कम्युनिकेशन लैक कर रही थी। मतलब पढ़ाने वाला पढ़ा तो रहा था, लेकिन क्या सुनने वाला एब्जॉर्ब कर रहा था? वरना कौन सी क्लास में टीचर ये जाके कहता है हाँ तुम बदतमीजी करो, तुम कल चोर बनना, तुम डकैत बनना, और तुम जो हो वो तो बस कुछ भी ना करना, तुम तो कातिल बन जाना। यार ऐसे है कि हम तो 3 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते ही चले जाते हैं, सीखते कुछ नहीं है। इसीलिए मैं एजुकेशन के खिलाफ हूं। हमें पढ़ाया जा रहा है, सिखाया कुछ नहीं जा रहा। मैं बरमला इस बात को अक्सर दफा पे एक और टेलीविजन चैनल पे गया था, मैंने उधर एक बोली थी बात, मैंने कहा एजुकेशन से बड़ा स्कैम पाकिस्तान में क्या दुनिया में नहीं है। और ये मैं बिल्कुल सॉलिड फैक्ट्स के साथ बात करूंगा आपके साथ। मेरी अपनी औलाद 5 से 6 साल हो गए, वो स्कूल कॉलेज नहीं गए, उनको मैं भेजता ही नहीं। ये बात मैं अक्सर दफा बोल चुका हूं कि आप एक बात मुझे बताइए, 2 इंस्टीट्यूशंस दुनिया में कॉमन है, उन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। मिसाल के तौर पे घंटी बजेगी, उठना है, खाना खाना है, लाइन बनानी है, सवाल नहीं उठाने हैं, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देनी है, बदतमीजी नहीं करनी है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, जो कहा है उसको फॉलो करना है। प्रिजन एंड स्कूल दोनों सेम है। प्रिजन में भी यही होता है, लाइन बनाओ, आवाज नहीं निकालो, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दो, सवाल ना उठाओ, जो कहा है वो करो। तो आप मुझे बताइए फिर क्या पैदा होगा? फिर मैंने पिछले दिनों एक स्कूल विजिट किया, तो एक मासूम सी बच्ची ने बड़े फ्लो में ना उसने काउंटिंग सुनाई, तो मैंने उसकी वीडियो अपने स्टेटस पे अपलोड की। तो एक खातून ने मुझे मैसेज किया, कहते सर स्कूल जुल्म है बच्चों पे, स्कूल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए, सवाल ये है ना कि क्यों नहीं। एक तो ये बात मुझे बताइए, एक ऐसा बिजनेस है दुनिया में जिसके अंदर गारंटीड इनकम है, खासतौर पे पाकिस्तान, बर्रे सगीर की अगर बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, गारंटीड इनकम कैसी है कि मैं और मुआविया साहब स्कूल खोलते हैं, कुछ नहीं वो बच्चा जो नर्सरी में आएगा मुआविया साहब, उसने मैट्रिक करना है मेरे पास से, तो 10 साल की इनकम हो गई मेरी। फॉर 13 ईयर्स नर्सरी प्रेप केजी 3 साल ये, आप और 1 से 10। हाँ, वो प्री प्रेप और प्री प्रेप और पता नहीं कौन कौन सी प्रेप्स। यार हमारे जमाने में तो वो नर्सरी, केजी 1, अभी वो प्री स्कूल, पोस्ट स्कूल। अरे यार वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए तुमने। बचपन सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ एनी ह्यूमन। आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ के बच्चों का बचपन खूबसूरत है? अच्छा, हमने अब तक जो कुछ सीखा, जो कुछ लर्न किया, और जिस पे सोसाइटी डेवलप हो गई, नेगेटिव हुई, चले टेढ़ी थी, सारी इमारत ही टेढ़ी हो गई, उसको डी लर्न करना, यहाँ से डिलीट करना और नया एस्टेब्लिश करना, डेवलप करना, कोई सौखा काम है? यानी जिनकी तरबियत गलत होगी, सपोज हम ही हैं, अगर हमारी तरबियत गलत हो गई तो अब हमारे हाथों में जो जनरेशन्स हैं, क्या उनकी तरबियत ठीक होगी? अगर हमें ये पता चल गया कि हमारी तरबियत गलत है, तब तो पॉसिबिलिटी है, वो मानना पड़ेगा ना, हम इतराफ भी तो नहीं करते। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ मसला ये है कि मैंने जो शुरू में आपसे बात कही थी ना, बोलना और बात करना, बोलने का पर्पस ये होता है कि हमें ये डिटरमिन करना है हु इज राइट, ईदर आई एम राइट और ईदर मुआविया इज राइट। लेकिन जब हम बात करेंगे व्हाट इज राइट, तो उसमें फिर फोकस होगा कि सही क्या चीज है, फिर वो हु का मामला खत्म। स्कूल क्या कर रहा है, सिखाता क्या है? डिबेटिंग सोसाइटी। माँ और बाप बड़े फख्र से बता रहे जी मेरा बेटा डिबेट करता है बेहतरीन। मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताइए डिबेट का पर्पस क्या है? अगले को गलत साबित करके चुप करा देना। तो यार वो खलीलुर रहमान कमर ने खूबसूरत बात बोली थी, उन्होंने कहा था बहुत पहले मैंने एक बात सीख ली थी कि मुझे जीतना नहीं है, क्योंकि अगर मैं जीतूंगा तो कोई हार जाएगा। भाई सब साथ पहुंच जाओ। क्या बात है कि नहीं है? हमारे यहाँ पढ़ना नहीं सिखाते, हमारे यहाँ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट की गई। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर तो ये तो बहुत बड़ा जेवर है, ये तो यूं है, आपको तालीम हासिल करनी है क्योंकि हदीस में है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े,
इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। इल्म हासिल करना ऐसा है कि वो तुम माँ की गोद से कब्र तक करो। अच्छा, ये सब पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा आपने इल्म कहा है, तालीम कहाँ कहा है? तालीम एंड इल्म, देयर टू डिफरेंट थिंग्स। नहीं नहीं ऐसा है। अब मैं एक सवाल आपसे करूं अगर, कि स्टूडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? बताइए। तालिबे इल्म। तालिबे तालीम नहीं कहते मौलवी साहब। तालिबे इल्म। पाकिस्तान में तालिबे तालीम हैं, बहुत सारे हैं, करोड़ों हैं, तालिबे इल्म नहीं है। और हम दिए चले जा रहे हैं तालीम, क्योंकि वो बिजनेस है ना। बिजनेस है ना, मतलब मैं स्कूल खोल लूं, उसको फ्लैशी बना दूं, एंड आई एम गारंटीड ऑफ एन इनकम फॉर द नेक्स्ट 10 years, ह्यूज। हम देहातों में जाते हैं और पेरेंट्स को हम समटाइम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुसी पुत्र ਨੂੰ दुकान पे बिठा दिता या मैकेनिक के पास छोड़ दिया है तो तुसी ਇਹਨੂੰ पढ़ाते क्यों नहीं? वो कहते हैं कि जी बच्चा मैट्रिक करेगा तो 15-16 साल का हो चुका होगा, 10-11 साल में वो मैट्रिक तक पहुंचेगा, और वो कहते हैं जी BA MA ਨੂੰ नौकरी नहीं लभदी तो मैट्रिक पास की करेगा, तो 2-3 साल में हमें ये यकीन है कि ये मैकेनिक जो है ना ये बन चुका होगा, और 5-7 साल गुजारेगा तो ये पक्का उस्ताद बन जाएगा। तो हमारी बेसिकली जो तालीम है वो हमें वो पैसों की रसीदें तो जारी कर रही है, सर्टिफिकेट्स दे रही है, लेकिन जो स्किल जिसकी बुनियाद पे कोई भी फ़र्द अपने लिए ख़ुद कुछ कमा सकता था, हम वो स्किल नहीं ले पा रहे। यानी स्किल में हमारी टेक्निकल स्किल्स भी हैं, और जिन मॉरल स्किल्स की मैंने बात की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, वो भी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा माशरा ब्रांड कॉन्शियस है। हम करियर भी ब्रांड्स की बुनियाद पे उठाते हैं। क्या कर रहे हो आप? अगर कोई कहे यार मैं मैकडोनल्ड में नौकरी कर रहा हूं, तुम यार हट जाओ यार, उसको हल्का लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? ओह आई एम एन ACCA, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम एन MBA। व्हाट? MBA करके तूने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और तू नौकरी कर रहा है? मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मास्टर करके आप नौकरी कर, मतलब कंफ्यूजन देखें क्यों? क्योंकि ब्रांड। ब्रांड। अब कोई कहे यार वो मैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा हूं, यार तुम बताना दावत में हमारी, यार वो ऐसे नहीं कहेंगे तो उसको इनविटेशन ही नहीं जाएगा। यानी प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, हुनरमंद बंदे की हमारी सोसाइटी में क्या ब्रांड नहीं है ना। वो यही मुंह टेढ़ा करके बोलते कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है मैंने, टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ टू बिकम एन अमेजिंग टेक्नीशियन। ओ आप आइए, पहले आप आ जाइए। ब्रांड कॉन्शियस है। इंग्लिस्तान में 16 साल में रहा हूं मुआविया। वन ऑफ द हाईली पेड पीपल आर इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ट्रक ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स। साल बताते रहेंगे ना तो आपकी उम्र जज हो जाएगी। ओह आई एम 40, हम 40 के हो गए हैं, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है मसला। 40 के, और हमारा बड़ा बेटा इंशाल्लाह इस साल 21 साल का होगा। He's turning 21, the next one is turning 17, and then the 10-year-old. लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार मतलब if you want to do something, do it man. नाकाम होगा तो दिल को ये तसल्ली तो रहेगी कि यार अपने पसंद का काम था, उसी को देके नाकाम हो, और उसमें नाकामी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बुजुर्गों से एक बात सुनी है मुआविया, दिल लगा के काम करना। किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा दिमाग लगा के काम करना। क्या बात। तो इश्क का ताल्लुक भी दिल से है, चाहे वो हकीकी हो चाहे मजाजी हो। एक बड़ी अच्छी किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि शोहर को इश्क मजाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि होता बिल्कुल खुदा की तरह है, सुनता सब है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। पॉइंट है। क्या बात। बड़ा वैलिड पॉइंट है। बात ये कि जिस काम को करने में आप वक्त नहीं देख रहे, आप लगे हुए हैं, आपने नहीं यार मुझे परवाह नहीं है, टाइम बताओ कब आना है, क्या करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, पैसे वैसे देख लेंगे बाद में। ये एलिमेंट मिसिंग है इस वक्त मार्केट से। सही। और उसका नाजायज फायदा उठाता है अगला क्लाइंट आपका। यार तुम हल्के में कर, फ्री में कर लो ना, तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाएगा, तुम्हारा प्रोफाइल बन जाएगा। ये तो उतने में कर रहा है, तुम इतने में कर लो। अब प्लेटफॉर्म आपको दिया दे आ जाए, पैसों का क्या कहते हैं? मैं नेगोशिएशन स्किल सिखाता हूँ जिस तरह। तो अब वो बंदा मुझसे कह रहा है कि सर मैं उसको क्या कहूँ, वो मुझसे कह रहा है कि यार तुम बहुत महंगे हो, मतलब तुम्हारी प्राइस बहुत ऊपर है। मैंने कहा तुमने क्या कहा आगे? अब ये आपके सामाइन के लिए भी है कि अगर क्लाइंट आपसे कहे कि यार तुम बहुत एक्सपेंसिव हो, यू आर वेरी एक्सपेंसिव, यू नो वी कैन एक्चुअली गेट द वर्क डन फ्रॉम समवेयर एल्स, हम तो कम पैसों में काम करवा सकते हैं। हमारे यहाँ का बंदा बेचारा आगे से क्या कहेगा? अरे सर वो मैं कर लूंगा ना, प्राइस आप देख लेना सर। अच्छा चलें 1 लाख रुपए कोट किए, चले सर आप बता देना। वो कहता है 40,000, अच्छा चलें 60,000 कर लें। वो 50,000 में बात डन हो जाती है। मैं अपने ट्रेनीज को, स्टूडेंट्स को ही बताता हूँ, देखो यार कभी भी कोई कहे ना कि महंगे हो, फ्रंट फुट पे आना, कहना बिल्कुल यू राइट,
यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये कहना आगे से कि हमने तो कहीं पे भी ये क्लेम नहीं किया या मैंने क्लेम नहीं किया कि आई एम द चीपेस्ट वन इन द मार्केट। नो, आई एम अ प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर, आई चार्ज अ प्रीमियम प्राइस। आप कभी भी लैम्बोर्गिनी की ख्वाहिश नहीं कर सकते सुजुकी मेहरान की प्राइस में, कि नहीं आप मेहरान की प्राइस में लैम्बोर्गिनी नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। बट लैम्बोर्गिनी बनना आपके हाथ में, हाउ यू गोना डू दैट, दैट्स एंटायरली योर कॉल। अच्छा, निगोशिएशन स्किल्स में भी लोग बेसिकली हमारे नर्व्स का इम्तिहान ले रहे होते हैं। अच्छा, वो एक ऐसी गेम होती है जब आपको लग रहा है कि आपने 3 लाख मांगा और अगला जो है वो 60,000 से काम शुरू कर रहा है, तो बेसिकली दिस इज़ द टाइम कि जब अगर आपको अपनी कॉम्पिटेंस पे और अपनी सलाहियत पे और अपने उस पे जो स्किल्स हैं उस पे पूरा एतमाद है, तो यू कैन निगोशिएट वेल। देखिए, उसमें एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नेगोशिएशन इज नॉट समथिंग मी अगेंस्ट यू, इट्स अ वर्सेस नहीं है ये। हमारे यहाँ अक्सर लोग नेगोशिएशन करने इस सेंस में जाते हैं कि मी अगेंस्ट यू वाली कहानी है। इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि ये एज के ऊपर इसका बड़ा एक एलिमेंट, इसका इन्हिसार होता है। कैसे? एक 20-22 साल का लड़का ना वो जज्बात में आके नेगोशिएशन खराब कर देगा, नहीं मैं नहीं कर रहा, जाओ यहां से, नहीं दे रहा तुम्हें सर्विसेज, वैसे नहीं कम कर रहा। यही बंदा जब 45 का होगा और इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अब ये टूटा क्योंकि इसने कहा यार अगर ये क्लाइंट निकल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं चलो कुछ नहीं आ रहा, कहीं और से तो आ नहीं रहा, इधर ही से कुछ कर लेते हैं। मेरे नजदीक किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना शायद सूद की एक किस्म है। मेरे नजदीक सूद क्या था कि कोई वो बेचारा अपना एक्चुअल अमाउंट पे नहीं कर पाया और वो जो उसका नाजायज अमाउंट था वो पे कर करके, चाहे आंधी आए तूफान आए, उसकी मजबूरी है, कुछ नहीं पता, वो पेमेंट करनी है। मजबूरी का नाजायज फायदा, यहाँ पे भी यही हो रहा है। मैंने कहा जी मार्केट में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम नहीं दोगे, ये दे देगा। इसी वजह से मेरी एक वीडियो है बहुत वायरल हुई थी कि यहूदी कारोबार में इतने कामयाब क्यों हैं। उसके 11 पॉइंट्स थे, मैंने सिर्फ 2 बताए थे और वो 5 लाख या 8 लाख व्यूज से ऊपर, वो पता नहीं अभी तक उसका मतलब शेयरिंग मेरे पास आ रही होती है। पॉइंट ये है कि अगर नेगोशिएट करने जा रहे हैं, ट्राई टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर वेयर देयर इज एन ऑकवर्ड साइलेंस। ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट करें, खामोश होकर बैठ जाए, वो भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं। अब जो बोला, जब आपने प्रेजेंट कर दी अपनी ऑफर, उसने भी कह दिया अच्छा देगा, 1 मिनट रुके, अब आप खामोश हो जाए। यहां पे 99.9% बंदा नर्व जो आपने कहा ना, उसके हाथ से निकल जाती है। अब वो कहेगा, वो देख रहा है यार, ये देख रहा है मेरी ऑफर, देख रहा है, सर मैं ये भी कर सकता हूं। जैसे ही आपने बोला आपका पलड़ा हो गया हल्का, वो हल्का हुआ, वो खेल जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, प्रोग्राम का टाइम चूंकि ख़त्म होने लगा, तो क्लोजिंग कोई सेंटेंस हमारी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, नई नस्ल के लिए कुछ आप कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि there's so many things I would like to say, but there's one thing. ये जो यूजुअल स्टेटमेंट्स चलती आ रही हैं माशरे में सदियों से, इन पे आंख बंद करके इन्हिसार करना छोड़ दें। हर वो चीज़ जो दीन के एलिमेंट से बाहर है, जो मैन मेड है, उसको क्वेश्चन करें, सोचना सीखें। A lot of people have no idea how to think. Learn how to think. सोचना अगर आ गया आपको, sky is the beginning. ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। My pleasure. Thank you. नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।